तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स। आपके लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये कहने के लिए इसके मार्क्स को भी थोड़ा देखिएगा कि बोर्ड्स में कितने मार्क्स का आता है। और एक और सलाह ये दूंगा कि अगर ये चैप्टर आप डायरेक्टली पढ़ने के लिए आ गए हैं तो ये भी गलत है। ये चैप्टर आपका तभी अच्छा होगा जब दो चैप्टर पर आपकी कमांडिंग अच्छी होगी। एक तो केमिकल बॉन्डिंग, वो चैप्टर आपकी बेहतरीन होनी चाहिए जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है। और दूसरी आपके लिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है, जस्ट इससे पहले वो जरूर पढ़ा कीजिए। उसके बाद जब आप इस चैप्टर में आएंगे तो आपके लिए पढ़ने में जो मजा है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं डी एंड एफ ब्लॉक के आधार पर थोड़ा सा ऐड कर दूं तो दोनों चैप्टर को मिला दूं तो 6 से 7 या अधिकतम 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर में तो कोई डाउट नहीं है। तो इतना बढ़िया अगर चैप्टर हो तो हमें इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग अच्छी है तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है, और वाकई बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते अच्छे से समझाने वाले हों और आपकी तरफ अच्छे से समझने वाले हों। तो मैं तो अपना काम एकदम भरपूर तरीके से करूंगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा दूंगा जैसा कि हमेशा से करते आया हूं, कुछ भी कमी नहीं छूटेगी। बस आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इससे बढ़िया और इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। बहुत मजेदार चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स की बात। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है सर, कैसा होता है सर, किसे कहेंगे सर, ये सारा चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा। सारी चीजों को एक एक करके बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन सबसे पहले आपके एक सवाल को थोड़ा सा विराम देता हूं। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं, मतलब कह नहीं सकते कि ये जरूरी है ये जरूरी है, पर आपके जीवन के लिए जो सबसे बहुमूल्य चीज है वो है सांस। आप जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के लिए और ऑक्सीजन को, दोनों शब्दों को पकड़िएगा, के लिए और को जो रिक्वायर्ड है वो एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप कहेंगे सर वो कैसे। आपके इर्द गिर्द आपको ऑक्सीजन कहां से मिलती है? पेड़ पौधों से, सही है। पेड़ पौधों में पत्तियां हैं और उन पत्तियों में है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। किसका? तो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है क्लोरोफिल। चलिए, सेकेंड चीज, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब आपके लंग्स में जाता है तो वहां से उसे कैरी कौन करता है पूरे बॉडी टिश्यूज सेल्स तक? कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। किसका? आयरन का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वही एक चैप्टर है और सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स, लेट्स स्टार्ट। डन। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक एक डेफिनेशन पर भी जाएंगे, पर एक एक करके सारे मुद्दों को अलग से डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं डबल एरो मार्कर ही हेडिंग देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज मॉलिक्यूलर 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 और एडिशन मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स क्या होता है? मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स क्या होता है? देखिए, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझना है तो पहले आपको यह समझना होगा कि मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या होता है। जब आप ये समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आएगा। आराम से एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं। एक काम करता हूं, मैं ये होता के पहले लिख देता हूं, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड क्या होता है, ध्यान से लिखते आइएगा। when solutions when solutions containing when solutions containing two or more than, या फिर सिर्फ मोर ही लिखता हूं, टू और मोर simple two or more
simple stable compounds in molecular proportions are allowed to evaporate। पहले लिख लीजिए फिर मैं बताऊंगा ये क्या है। allowed to evaporate crystals of new substance या substances are obtained these substances are termed molecular or addition compounds। अब जरा सा इस स्टेटमेंट को जरा पढ़िए, ये जो मैं इतना लिखा क्या है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। पहले शब्दों को पकड़िए, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड मतलब पहले से ही कोई स्टेबल कंपाउंड है आपके सामने और ऐसे दो या दो से अधिक को आपने एक साथ जोड़कर एक नया कंपाउंड बना दिया, एक नया अरेंजमेंट दिखा दिया, तो हम इसे मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड कहेंगे। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स, मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें ऑलरेडी आपके पास दो या दो से अधिक पहले से ही स्टेबल कंपाउंड मौजूद है, पहले से स्टेबल कंपाउंड मौजूद है बढ़िया से मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस में, और अब आपने उसे क्या किया, बनाने के बाद उसे आपने इवेपोरेट करने के लिए छोड़ दिया कि उसका सारा लिक्विड जो है वो निकल जाए। तो जब ऐसा कर दीजिएगा तो वहां पर एक क्रिस्टल ऑफ नए सब्सटेंस का, न्यू सब्सटेंस का वहां पर आपको प्रोड्यूस होकर मिलेगा और उसे हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। साफ सुथरी भाषा में कहें, when two or more than two stable compounds are combined with each other in a solution and after evaporation a new crystals are obtained, then it is known as molecular or addition compound। साधारण शब्दों में अब आप कहेंगे सर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाना शुरू किया तो आपने मॉलिक्यूलर क्यों बोला। भाई साहब मॉलिक्यूलर एडिशन समझोगे तभी कोऑर्डिनेशन की तरफ जाओगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, बार बार पढ़िए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन समझ लीजिए। तो ये बात हो गई। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं, छोटे से एग्जाम्पल्स दिखाता हूं। जैसे मान लिया जाए मैंने यहां पर सपोज कीजिए लिखा KCl। अब KCl क्या है, एक पहले से स्टेबल कंपाउंड है, सही है। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया MgCl2 और चलिए इसके साथ मैंने 6 वाटर भी जोड़ दिया। मैंने KCl लिया, मैंने MgCl2 लिया और मैंने 6 वाटर मॉलिक्यूल भी जोड़ दिया। अब क्या बना वो देखिए, जब आप इसको मिलाते हैं तो बनता है KCl डॉट MgCl2 और डॉट 6H2O। और आपको पता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्नालाइट, इसे कहते हैं हम लोग कार्नालाइट। अब सोच लीजिए कार्नालाइट अगर है तो आपको कोई बोलेगा क्या होता है कार्ना का फॉर्मूला, KCl MgCl2 6H2O, पर टेक्निकली इसमें 3 अलग अलग कंपाउंड्स इसमें मिला हुआ है, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है, 3 एडिशन हुआ है अलग अलग कंपाउंड्स का, और उनको मिलाने के बाद KCl MgCl2 6H2O, ये कार्बोनाइट आपका बन के रेडी हो गया। तो ये होता है मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। आपको समझ में आ रहा हो, समझ रहे हैं ना मैंने क्या कहा था, when two or more than two stable compounds are combined with each other in a solution and let them evaporate, after that crystal are formed of new substances, this is known as molecular or addition compound, KCl MgCl2 6H2O। चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं आपको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं। एक लेता हूं मैं K2SO4 और साथ में लेता हूं मैं Al2SO4 होल थ्राइस और साथ में लेता हूं 24H2O।
जब आप इस सब को एक साथ मिलाइएगा तो क्या बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। जब आप इन सब को मिलाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पोटैश एलम। ठीक है ना, आपको मालूम होगा इसे आप सिर्फ एलम भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे पोटैश एलम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटैश एलम आपने फॉर्मूला सुना, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होता है डॉट 24H2O, ये होता है आपका पोटैश एलम का फॉर्मूला। तो दीज आर मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है, ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा। चलिए और चलते हैं आगे, और कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आपके लिए, बहुत फेमिलियर सब एग्जांपल। FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O, और जब आप इन सबको एक साथ मिलाइएगा तो बनेगा FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। बताइए क्या है ये, क्या है ये? एग्जैक्टली ये है मोहर सॉल्ट। दिस इज मोहर्स सॉल्ट, ये आपका मोहर सॉल्ट है या मोर सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसी तरह से एक और मैं एग्जांपल लूं, मोहर सॉल्ट बता दिया, कार्बोनेट बता दिया, पोटेशियम बता दिया, एक और अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज कीजिए 4 मोल KCN आपने लिया और साथ में आपने FeCN होल ट्वाइस ले लिया और इन दोनों को मिला दिया तो FeCN होल ट्वाइस डॉट 4KCN बना। इसके नाम के पीछे तो फिलहाल मत जाइए, मुद्दा इसका नाम नहीं है, मुद्दा है कि ये जो चीज मैंने बनाया है इसका आगे यूज क्या करूंगा। नाम तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल इसको साइलेंट रखता हूं मैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड क्या होता है। ऐसे ही हजारों लाखों एग्जांपल्स ले लीजिए जिसमें कि दो या दो से अधिक स्टेबल कंपाउंड्स को एक साथ अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे एक नया कंपाउंड मिलेगा, स्टेबल कंपाउंड मिलेगा, जिसे मैं मॉलिक्यूलर या एडिशन प्रोडक्ट बोलूंगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल होता है कि जो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड है ये कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट एरो करके लिखता हूं, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर और एडिशन। इतना बढ़िया चैप्टर, मैं आपको बताऊं क्या, इतना बढ़िया चैप्टर इनऑर्गेनिक का आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, जिसमें काम भी है और समझ में भी आता है और याद भी रहता है। बहुत तगड़ा चैप्टर है और आपको इतने अच्छे से ये चैप्टर समझाऊंगा ना, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ प्रॉपर आपको याद रहेगा। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो आर ऑफ टू टाइप्स, ये आपका दो तरीके का होता है। क्या क्या होता है भाई? तो नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 है आपका डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड्स। नंबर 1 है आपका डबल सॉल्ट्स और लैटिस कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट्स और लैटिस कंपाउंड्स। और नंबर 2 है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये आपका दो टाइप है यहां पर जिसे हम लोग को इलेबोरेट करना है। तो कॉम्प्लेक्स और एडिशन कंपाउंड से, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई डबल सॉल्ट क्या होता है। नंबर 1 हेडिंग दीजिए, डबल सॉल्ट्स और लैटिस कंपाउंड्स। देखिए, आसान भाषा में अगर किसी बात को समझाया जाए तो वही सबसे जरूरी है। चीजों को कठिन बनाकर आपके सामने रख दूं और फिर वो चीज आपको समझ में ही नहीं आए तो फिर क्या फायदा हुआ इतना समय देने का। समझते हैं थोड़ा सा डबल सॉल्ट क्या होता है। देखिए, ये वो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड है, ध्यान से सुनिएगा, ये वो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल रहेगा,
लेकिन जैसे ही आप उसको वाटर में डालिएगा, जैसे आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा, वो तुरंत से ब्रेक कर जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो तुरंत से ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद जैसा आयन पहले से ऐड हुआ था वैसा ही आयन ब्रेक होने के बाद वापस आपको मिल जाएगा। मतलब अगर पहले पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन ये सब मिलके किसी कंपाउंड को बनाया था, तो टूटने के बाद भी पोटेशियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, जो जैसा था वो आयन वैसा हो जाएगा। अगर आयन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है तो वो डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड कहलाएगा। समझ रहे बात को? चलिए मैं इसको लिखता हूं और फिर आप एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा मैंने क्या बोला है। तो लिखेंगे द द मोलिक्यूलर द मोलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड द मोलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड which are stable in solid state only but are broken, जैसा मैंने कहा टूट जाएगा, but are broken down into individual constituents when dissolved in water। क्या लिखा मैंने? द मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट आर ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर known as double salt और लैटिस कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट्स और लैटिस कंपाउंड्स। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा, साफ सुथरी भाषा में समझिए, सीधा सीधा क्या मैंने बोला। एक ऐसा डबल मतलब मोलिकुलर या एडिशन कंपाउंड जिसमें जो आयन पहले था वही आयन बाद में आपको मिल जाए। मतलब आपने अगर सोडियम आयन डाला है तो सोडियम आयन ही आपको मिल जाए। सपोज कीजिए कि आपने बाजार से चिकन खरीद के लाया और उस चिकन को आपने बनाना शुरू किया, तो जब आप बनाया तो आपने एक नई रेसिपी बन के तैयार हुई, लेकिन कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास, जादुई सॉल्यूशन, उसमें वापस उस चिकन को डालिएगा, मुर्गा तैयार होकर फिर से उड़ के भाग जाएगा। गजब, बेहतरीन। अगर ऐसा हो जाए तो वो है डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड, कि मतलब जैसी आइडेंटिटी थी वापस वो उसी आइडेंटिटी में आ गया। एग्जाम्पल, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मैं लेता हूं मोर सॉल्ट। सपोज कीजिए मैं मोर सॉल्ट लेता हूं जिसको मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, ध्यान दीजिएगा। अगर आप मोहर सॉल्ट को देखते हैं, सपोज कीजिए आपने मोहर सॉल्ट को देखा, जैसे इसका फॉर्मूला क्या था, तो अगर मान लीजिए इसके फॉर्मूला को आप देखते हैं, मैं बीच में लिखता हूं, जिसका फॉर्मूला था FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। सही है? अब देखिए ये है आपका डबल सॉल्ट। कैसे है देखिएगा, एक्चुअली में इसमें आपका FeSO4 जो था वो पहले किस आयनिक फॉर्म में था? Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस। आपका जो अमोनियम सल्फेट था वो किस फॉर्म में था? NH4 प्लस और SO4 2 माइनस में। और वाटर को चलिए वाटर फॉर्म में, तो आपने क्या देखा, इसमें तीन तरह के आयंस हैं, फेरस, सल्फेट और अमोनियम। जब आपने इसे वापस, आपने जब इस पूरे फॉर्मूला को वापस एक्वस मीडियम में डाला तो वहां पर जाते ही ये ब्रेक किया, और ब्रेक किया तो कैसे ब्रेक किया? Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2NH4 प्लस प्लस
SO4 2 माइनस, और वाटर को चाहे तो आप तोड़ दीजिए या वाटर को 6H2O फॉर्म फिलहाल रहने दीजिए। आप क्या देख रहे हैं, जो आइडेंटिटी आयन की पहले थी वही आइडेंटिटी आयन की बाद में भी आपको मिल गई है। यानी कि इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया एज फार एज आयन इज कंसर्न। तो अगर किसी ने अपने आयन को लूज नहीं किया, आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, तो इसका मतलब वो डबल सॉल्ट या वो लैटिस कंपाउंड कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है आपको? तो सीधा सीधा कहेंगे दोज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड विच आर वेरी स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म बट in aqueous solution they gets dissociated and again they reaches to their initial ionic form। तो आयंस जो है अपनी आइडेंटिटी को यहां पर लूज नहीं करता है। साफ सुथरी भाषा में अगर मैं यहां पर लिखूं एक एरो मार्कर, द आयंस या इंडिविजुअल आयन, द इंडिविजुअल आयंस does not, the individual ions does not loses its identity, अपनी आइडेंटिटी को मिस नहीं करेगा, तो वो आपका डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड कहलाएगा। आई होप कि ये बात आपके दिमाग में अच्छे से आ गई। डन। अब चलिए चलते हैं दूसरे एग्जांपल, दूसरे टाइप की तरफ, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब मैं बात करूंगा तो ये क्या होगा, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड में आपको क्या बोला कि वो अपने सॉलिड फॉर्म में जैसा है ठीक है, पर जैसे उसको मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालता हूं वो अपनी आइडेंटिटी जो पुरानी वाली उसको रीगेन कर लेता है। यहां ऐसा नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा कि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को गवा चुका होगा। मतलब अगर आपने एक मुर्गा लिया और मुर्गे को बढ़िया से चॉप चॉप स्क्वायर में पहुंचाकर कटिंग वटिंग करके डाल दिया और प्रेशर कुकर में आपने उसे बनाकर नई मुर्गी रेसिपी आपकी रेडी है और आप खाने को तैयार हैं, तो मान लिया जाए कि मैंने एक जादुई सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में अगर मैंने वापस उस रेसिपी को डाल दिया, सारे पार्ट्स एक साथ जुड़ गए, उसमें अचानक से आत्मा आ गई और मुर्गा उड़ के भाग गया, ये अलग बात है, आप फिर रोएंगे, लेकिन वो डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने वो जादुई रेसिपी लिक्विड वाली जो डाली, तो वहां पर एक नया ही चीज, मतलब आपने डाला था मुर्गा पर शायद अब अजगर बाहर निकल गया, अब आप कहेंगे अरे यार ये क्या नया चीज हो गया। दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है मैं समझाता हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैं पहले एग्जाम्पल ही आपको उसका दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि सपोज कीजिए कुछ देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था 4KCN प्लस FeCN2। पहले मैं एग्जांपल ही आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। 4KCN प्लस FeCN2, अगर इसको मैंने मिलाया और मिलाने के बाद यहां पर मैं इस फॉर्मूला को बनाता हूं, तो ऐसे मेरा टेक्निकली फॉर्मूला क्या बनेगा, FeCN2 डॉट 4KCN, ये बनेगा। अब यहां पर कुछ देर पहले मैंने आपको ऊपर में ये वाला फॉर्मूला बताया था, आप अगर देखें ध्यान से, अगर आपको याद हो, भूले ना हो, तो देखिए ऊपर में ये वाला 4KCN FeCN2 डॉट 4KCN। तो यही फॉर्मूला को मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया, ये ऐसे करके है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जो आपका आयनिक था इंडिविजुअल, अभी अगर देखा जाए आयनिक, तो होगा K प्लस और Cn माइनस। यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर आपको Fe2 प्लस और प्लस 2Cn माइनस आपको मिलेगा। ये आयनिक है इंडिविजुअल। लेकिन अब अगर मैं इस बने हुए मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड को FeCN2 डॉट 4KCN को एक्चुअली में अरेंज करना चाहूं, तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है K4FeCN6 फॉर्म में,
ये ऐसे एग्जिस्ट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में। अगर मैं इसे तोड़ने का प्रयास करूं, अगर मैं इसे तोड़ने का प्रयास करूं तो देखिए कैसे टूटेगा। अगर इसको मैं एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाता हूं, एक्वस मीडियम में, तो वहां पर जाकर देखिए क्या होगा, 4K प्लस तो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, लेकिन एक नया ही एनायन आपके सामने बन के देखिए तैयार हो जाएगा, FeCN6 4 माइनस। अब आपके सामने पहले एनायन था Cn माइनस, केटायन था Fe2 प्लस और केटायन था K प्लस। अब देखिए इसमें आपने क्या देखा, एक केटायन ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, वो 4K प्लस रह गया, लेकिन बाकी एक नया ही एनायन आपको मिल गया। तो इसमें इसमें आयन ने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से लूज कर दी, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसे हम लोग कहेंगे। तो ये चीज को आप समझिएगा कि ये मैं क्या यहां पर बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। सपोज कीजिए मैं यहां पर लिखता हूं एक फॉर्मूला CuSO4 डॉट 4 NH3। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं तो एक्चुअली में ये आपका जो एग्जिस्ट करता है, वो दिखाना जरूरी एग्जिस्ट कैसे करता है। ये जो आपका एग्जिस्ट करता है वो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, CuNH3 होल 4 और बाहर में SO4 रहेगा। अगर मैं डायरेक्टली लिखता, अगर सोचिए कि मैं ये नहीं बताता, सपोज कीजिए मैं ये नहीं बताता, मैं कहता कि यार ये आपका एक डबल सॉल्ट है और आपने इसे एक्वस, डबल सॉल्ट नहीं, आप ये आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड, और आपने इसे एक्वस मीडियम में डाल दिया, तो टेक्निकली समझिएगा बात को, अगर मैं इसके नॉर्मल आयनिक फॉर्म को चेक करना चाहूं तो मुझे यहां पर दिखेगा Cu2 प्लस, साथ में दिखेगा SO4 2 माइनस, और साथ में मुझे दिखेगा अमोनिया, पूरा का पूरा अमोनिया, सही है ना, 4 अमोनिया मुझे दिखेगा। अगर मैं इसके आयनिक फॉर्म को देखना चाहूं, जब मैं इसे तोड़ रहा हूं तो देखिए क्या मुझे मिलेगा, तो मुझे मिलेगा CuNH3 होल 4 2 प्लस और साथ में SO4 2 माइनस। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, मैंने डाला था Cu2 प्लस SO4 2 माइनस और 4 अमोनिया, बना था CuSO4 डॉट 4NH3, अब सर ये ऐसा क्या हो गया, CuNH3 होल 4 2 प्लस, ऐसा क्यों हुआ, अपनी नई आइडेंटिटी हो गई, ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप जब अपनी आइडेंटिटी को ही गवा देते हैं, एक नया आयन आप बन जाते हैं, तो आप कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप कहलाएंगे। तो आइए मैं इसके डेफिनेशन को आपको लिख के देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे द एडिशन और molecular compound, the addition or molecular compound in which some of the constituent, याद रखिएगा सारा का सारा अपनी आइडेंटिटी नहीं गवाता है, कुछ अपनी आइडेंटिटी को रिटेन भी रखता है। तो सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स या आयंस बोलिए, सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस और molecules lose their identity and when dissolved in water, they do not break up अपने उस आयनिक फॉर्म में, ये नहीं टूटेगा, दे डू नॉट ब्रेकअप कंप्लीटली into individual ions are called complex or coordination compound, complex or coordination
कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस और मॉलिक्यूल्स lose their identity and when dissolved in water they do not break up completely into individual ions are called complex or coordination compound। जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कि उस एग्जांपल में आपने क्या देखा कि वो अपनी आइडेंटिटी ही गवा, मतलब समझिए वही जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें क्या था, समझिएगा उसमें था क्या, 4KCN आपका मिला था और FeCN2 आपने मिलाया था। तो टेक्निकली आपके हिसाब से वो ऐसा बनना चाहिए था मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड FeCN2.4KCN, लेकिन वो ऐसा बना नहीं। वो कैसा बना, वो बना इस तरह से K4, वो बना कुछ इस तरह से, ये ऐसा बन गया आपका K4Fe और CN6 बन गया, K4Fe और CN6 बन गया। और जब आपने इसे एक्वस मीडियम में लिया, तोड़ा, तो एक नई ही कहानी बन के सामने आ गई, 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस, यानी कि आयन अपनी आइडेंटिटी को गवा चुका है। जब ऐसा होगा तो आप इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां तक मैंने आपको मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या होता है ये बता दिया, डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड क्या होता है ये बता दिया, और साथ में कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल गई। यहीं पर एक छोटा सा टर्म आता है कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, जरा इसके बारे में भी सर थोड़ा सा बताइए। अब यहां से आप धीरे धीरे चीजों को सीखिएगा, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी ये सब जानिएगा। चैप्टर इंटरेस्टिंग है पर इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है तब जाके मजेदार बनता है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कहीं से कुछ भी उठा के रख दिया है, अजीब कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इसको एकदम लैडर फॉर्म में अच्छे से समझा रहा हूं, प्यार से समझिएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है जरा इस पर हम लोग गौर करते हैं, ठीक है। लिखेंगे इट मे बी डिफाइंड एज it may be defined as an electrically charged radical which consists of a central metal atom or ion। क्या लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रेडिकल विच कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। आगे लिखेंगे सराउंडेड बाय अ group of ions or neutral molecules। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, बोथ, कुछ भी हो सकता है, या बोथ और बोथ। क्या मैंने बोला, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रेडिकल which consists of a central metal atom or ion surrounded by a group of ions or neutral molecules or both। मैं समझाता हूं इसके एग्जांपल को, जरा समझिएगा बात क्या है कॉम्प्लेक्स आयन। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं एक कॉम्प्लेक्स आयन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यहां पर मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड consists either। अब क्या कंसिस्ट करता है भाई, आइदर फॉर्म में। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे नंबर 1 ए में देता हूं। मान लीजिए कि सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन अगर होगा, देखिएगा मैं लिखता हूं सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। आयन, कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ा रहा हूं तो उसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो सकता है। तो मैं हर एग्जांपल को बता रहा हूं, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। मान लीजिए ऐसा आपके पास एग्जांपल है
तो उस कंडीशन में आप क्या लिखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका एग्जांपल हो गया K4FeCN6। अभी अभी मैंने यही एग्जांपल आपको बताया था। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करेगा 4K प्लस और साथ में ब्रेक करेगा FeCN6 और 4 माइनस। तो अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखिए तो ये आपका सिंपल कैटायन है, K प्लस सिंपल कैटायन है, और ये जो है आपका दिस इज योर कॉम्प्लेक्स एनायन, ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है। पॉइंट क्लियर है? ये हो गया ए। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और सिंपल एनायन होगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। देखिए अब ये क्या है, इसमें एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं CuNH3 होल 4SO4। आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर फटाफट ये सब कंपाउंड लिख रहे हैं, इसका नाम क्या है भाई? भाई वही तो सीखना है इस चैप्टर में। मैं आपको बताऊं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने आप में ऐसा चैप्टर है जो 4-5 चैप्टर का मिक्सचर है। नोमेनक्लेचर पढ़ना है आपको, आइसोमेरिज्म पढ़ना है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है आपको, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है आपको, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अपने आप में एक चैप्टर है ही। तो अपने आप में ये 5 चैप्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना भयानक चैप्टर है, सब कुछ एक एक नाम कैसे लिखते हैं सब सिखाऊंगा। तो फिलहाल इसको जब तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, CuNH3 होल 4 2 माइनस 2 प्लस और SO4 2 माइनस। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये आपका यहां पर कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और ये आपका सिंपल एनायन है। कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है। तीसरे एग्जांपल में आते हैं, मान लीजिए दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है। आप देख रहे हैं मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनायन कॉम्प्लेक्स आयन सिखा रहा हूं। तो जैसे आप कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स कैटायन देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां देखिए कॉपर एक मेटल है और इसके साथ चारों तरफ न्यूट्रल न्यूट्रल कंपोनेंट जुड़ा हुआ। क्या था कॉम्प्लेक्स आयन का डेफिनेशन, कि सेंट्रल मेटल जो आयनिक मेटल है वो या तो किसी आयन से या किसी न्यूट्रल कंपोनेंट से घिरा होगा। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, यहां पर देखिए Fe आपका सेंट्रल मेटल है और घिरा किससे, Cn माइनस। तो 6 साइनाइड वहां पर घिरा हुआ है। कैसे घेरता है, क्या नाम है, अरेंजमेंट क्या है, ये सब आगे सीखोगे आप। ये टोटल चीज आगे सिखाऊंगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए, है ना। रात में मशीन चलाने से पौधा बड़ा होकर फल नहीं देने लगेगा, फल वो अपने हिसाब से ही देगा समय पर ही। उसी तरह से कोर्स भी आगे धीरे धीरे बढ़ता है, सोचने से नहीं, धीरे धीरे आराम से। बात करेंगे तीसरा एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। मान लीजिए मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन का मैं एग्जांपल लेता हूं। अब ये क्या है भला, तो इसके एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लूं तो मान लीजिए कोबाल्ट साथ में अमोनिया 6 क्रोमियम C2O4 होल थ्राइस, और ये। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों कॉम्प्लेक्स कैटायन है और दोनों कॉम्प्लेक्स एनायन है। अगर मैं दोनों को ब्रेक कर भी देता हूं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए अगर मैं ब्रेक कर भी देता हूं तो ये प्लस माइनस के फॉर्म में निकलेगा, पर एक्चुअल में चार्ज थोड़ा सा बताना मुश्किल रह जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं इसे ब्रेक नहीं करता हूं, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं अभी इसको कुछ आगे चल के ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, जब मैं आगे रिडॉक्स रिएक्शन के आधार पर सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना सिखाऊंगा, तब समझिएगा, फिलहाल रहने दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन का एग्जांपल, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, कोबाल्ट एक मेटल है, इसके साथ न्यूट्रल सराउंडिंग है, क्रोमियम मेटल और इसके न्यूट्रल C2 ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सलेट आयन। अभी फिलहाल मैं आपको कॉम्प्लेक्स आयन में कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन दोनों बता रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाले होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है, जैसे वो भी चौथा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रल कैसा होगा भाई, वो भी देख लीजिए। न्यूट्रल वाले को भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि वो बस ऐसे ही है। तो न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो कॉपर, ग्लाइसिन होल ट्वाइस, ये एक न्यूट्रल कंपोनेंट है। इसे आप ऐसे ग्लाइसिन GLY, ये ग्लाइसिन है, आगे बताऊंगा GLY कैसे पूरा लिखिएगा। या मान लीजिए मैं लिखता हूं NiDMG, ठीक है, और होल ट्वाइस डायमिथाइल ग्लाइकोसाइड। तो ये ग्लाइकोसिलेट, तो ये DMG जो है ये भी आपको समझ में आगे आने वाला है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो ये बात हो गई। तो ABCD 4 मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मामला जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां पर मैंने आपको बताया कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे दिखता है, किसका टाइप है भाई, तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड क्या होता है ये सिखा दिया। उसके दो टाइप्स होते हैं, डबल शॉर्ट लैटिस कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजी की। तो यहां पर मैं अब हेडिंग दूंगा, यहां पर मैं अब स्टार देकर हेडिंग देता हूं, टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, terms used in coordination compounds, terms used in coordination compounds। अब एक देखिए क्या है ना कि किसी भी युद्ध को अगर जीतना हो तो विरोधी पार्टी में कौन कौन मोहरा बहुत खतरनाक है, कौन कौन से लड़ाकू तैयार है वहां पर, उसके बारे में जानना जरूरी है। यानी टर्म्स, अगर इस चैप्टर को आपको समझना है, इसमें यूज होने वाले टर्म्स को पकड़ना होगा। नहीं तो अचानक से एक नया टर्म आपके सामने आएगा, जैसे बोलेगा लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फेयर, अब आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए आपको टर्म्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो डिटेल आउट करके हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में। तो नंबर 1 जो है वो है लिगेंड्स। इसके बारे में आपको अगर अच्छे से याद हो तो सबसे पहली बार मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। किसे कहेंगे लिगेंड्स? एक ऐसा कंपोनेंट, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, एक ऐसा एलिमेंट कंपाउंड जो या तो न्यूट्रल होगा, या एनायनिक होगा, या केटायनिक होगा, और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होगा किसी को देने के लिए, जिससे कि वो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। ऐसे कंपोनेंट को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। तो यहां पर ओवरऑल अगर कहूंगा, अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन और कैटायन which contains at least one lone pair of electron to donate the central metal atom or ion is known as ligands। कम से कम एक लोन पेयर इसके पास होना चाहिए तो वो लिगेंड है। तो मैं पहले इसका डेफिनेशन आपको लिख के दिखाता हूं। डेफिनेशन क्या होगा? द, और एग्जाम में आता है, जितना चीज पढ़ा रहा हूं सबकी तैयारी याद करके अच्छे से करनी है। द न्यूट्रल, डेफिनेशन लिखने आएगा, द न्यूट्रल molecules, the neutral molecules, comma, anions or cations which are direct या directly, which are directly linked with the central metal atom, the neutral molecules, anions or cations which are directly linked with the central metal atom or ion in a complex ion
आर नोन एज लिगेंड। साफ साफ शब्दों में समझिए, वो न्यूट्रल हो सकता है, वो एनायनिक हो सकता है, वो केटानिक हो सकता है, और उसके पास डायरेक्टली लिंक होता है सेंट्रल मेटल एटम से, उसे कॉम्प्लेक्स आयन से जुड़ा होता है, उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। इसी को मैं दूसरी भाषा में कहता हूं और करके, दोज कंपोनेंट which are neutral, comma anionic or cationic and contains at least one lone pair of electron to donate the central metal atom or ion, central metal atom or ion for the formation of coordinate bond are known as ligand। इसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई बोलता है कि भाई ठीक है लिगेंड है, इसका एग्जांपल बताइए। एग्जांपल्स तो आगे आपको मैं बताने ही वाला हूं, पर फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे चलिए मैं कुछ आपकी हेल्प कर देता हूं। इस पर तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने ही वाले हैं, एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे ही, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं अमोनिया, तो आपको अच्छे से पता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब आप देखिए इसके पास एक लोन पेयर है और ये न्यूट्रल है, तो ये एक लिगेंड है, इसके पास एक लोन पेयर है। मान लीजिए मैं एक और न्यूट्रल लेता हूं वाटर, सपोज कीजिए वाटर है मेरे पास, तो आपको पता है इसके पास दो दो लोन पेयर है, तो मतलब ये एक लिगेंड है, एक ही चाहिए पर इसके पास ये एक लिगेंड है। सपोज कीजिए साइनाइड में लेता हूं C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड लेता हूं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इधर भी है, लोन पेयर इधर भी है, तो ये आपका साइनाइड कंपोनेंट हो गया। मान लीजिए क्लोराइड में लेता हूं Cl-, आपको अच्छे से पता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आपने कहा कि सर क्लोरीन का तो 7 ही इलेक्ट्रॉन था, आपने सर 8-8 लोन 4-4 लोन पेयर क्यों दिखा दिया? वो नेगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब उसने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए वो दिखाया मैंने। तो आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रल है, एनायनिक है, केटायनिक भी हो सकता है, ये सब आगे सब पता चलेगा। तो लिगेंड वो होगा, कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड? सर वो जो लोन पेयर दे सके, कम से कम एक लोन पेयर जरूर दे सके। और एक और बात याद रखिए, किसी भी लिगेंड में एक एटम एक ही लोन पेयर दे सकता है। अगर उसके पास 10,000 लोन पेयर, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही 10,000 दे देगा। एक कंपाउंड में डिफरेंट एटम के पास अगर डिफरेंट लोन पेयर है, तो उसके आधार पे वो डिफरेंट टाइप्स में आ जाएगा। पर एक एलिमेंट एक ही लोन पेयर दे सकता है, इसको आप टाइप्स में अच्छे से समझिएगा। तो मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो यहां पर मैं सिंगल एरो मार्कर लिखता हूं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, लिगेंड मतलब नेसेसिटी है, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है ना तो वो लिगेंड नहीं। इसलिए ये बात एकदम याद रखिएगा, मस्ट है कि दो चीजें जरूर होनी चाहिए, कि लिगेंड के पास लोन पेयर जरूर होना चाहिए और सेंट्रल मेटल को लोन पेयर की जरूरत जरूर होनी चाहिए। जब तक जरूरत नहीं होगी, आप समझिए बात को, आप जिस होटल में जाना चाह रहे हैं खाने के लिए, वहां जाने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, पहली आपको भूख लगी हो और दूसरी होटल में खाना हो। समझ रहे बात को? दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ लिगेंड से पहले ये जानना जरूरी है, द लिगेंड मस्ट कंटेन लोन पेयर एंड द सेंट्रल मेटल मस्ट कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल।
तो जब तक वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तब तक मामला नहीं बनेगा। तो मैं इस बात को थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर कि द लिगेंड मस्ट contains the ligand must contains at least one lone pair। लिगेंड जो है इसके पास कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। एंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन must contain वैकेंट ऑर्बिटल। उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको टाइप्स में बताता हूं आगे। लिगेंड्स टेक्निकली जो टाइप्स में हम लोग चलेंगे, यहां पर फिर से मैं एरो मार्क यहां पर लिख देता हूं टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप जो आपका है नंबर 1, टेक्निकली लिगेंड 6 तरीके का होता है, पर 7वां भी एक तरीका है, तो ओवरऑल मैं 7 बोलूंगा, आगे पता चलेगा। पहला मोनो डेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। अब ये क्या होता है भाई मोनोडेंटेट लिगेंड? सबसे पहली बात है यहां पर शब्दों को पकड़िए। मोनो मतलब 1 सिंगल, डेंटेट दांत, डेंटिस्ट होता है ना, तो डेंटेट तो दांत। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, याद है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो डेंटेट मतलब ऐसा जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम हो और उसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर देने वाला हो, तो हम उसे मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। सिर्फ एक ही डोनर एटम हो। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे दे हैव वन डोनर एटम, that is they supply only one lone pair of electron to the central metal। क्या मैंने कहा कि इसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम होना चाहिए। पहली बात, डोनर एटम एक ही होगा। और एक बात यह भी याद रखिएगा, किसी भी लिगेंड में एक डोनर एटम एक ही लोन पेयर दे सकता है। यह बात भी ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। वन डोनर एटम कैन गिव ओनली one lone pair of electron। एक डोनर एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। याद रखिएगा, भले ही उसके पास 1000 लोन पेयर क्यों ना हो, वो देगा एक ही। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगर मैं यहां पर इसके एग्जाम्पल में जाऊं, तो जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cn माइनस, ये सब देख रहे हैं, ये सब एनाइन लिगेंड हो गया। अमोनिया NH3 H2O, ठीक है, ये सब हो गया। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एनाइनिक में ही OH माइनस। मतलब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो ये सब जो है कुछ न्यूट्रल भी होंगे। तो ये सब जो है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया, सब न्यूट्रल है। तो ये सारे के पास एक ही लोन पेयर देने वाला डोनर एटम है। जैसे फ्लोरीन एक, क्लोरीन एक, ब्रोमीन एक, आयोडीन एक। साइनाइड में नाइट्रोजन दे सकता है या साइनाइड कार्बन दे सकता है। OH माइनस ऑक्सीजन, अमोनिया में नाइट्रोजन, वाटर में ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही इसके पास है जो अपना लोन पेयर दे सकता है। तो ये हो गया मोनोडेंटेट लिगेंड। चलिए बात करते हैं, ये था पहला मोनोडेंटेट लिगेंड। बात करते हैं दूसरे की। समझ में आ रहा ना बाबू? बात करते हैं नंबर 2 की। बाय
वन दिया था कि ए दिया था? वन दिया था। बायडेंटेट, बायडेंटेट लिगेंड, बायडेंटेट लिगेंड की मैं बात करता हूं। जैसा कि आपको अब नाम से पता चल गया होगा कि बायडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे? जिसके पास दो एटम ऐसा होगा जो एक एक लोन पेयर दान कर सके, या यूं कहें जिसके पास दो डोनर एटम होगा। लिखेंगे लिगेंड, ligands which have two donor atoms, ligands which have two donor atoms and have the ability to link with central metal ion। क्या है? ligands which have two donor atoms and have the ability to link with central metal ions at two positions, are called बायडेंटेट लिगेंड, यानी हम उसे बायडेंटेट लिगेंड कहेंगे। साफ सुथरी भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो भाई उसके पास दो डोनर एटम होना चाहिए। डन। आपको बता दूं लिगेंड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2016 या 2017 में सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन लिगेंड्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स विथ एग्जाम्पल। इतना बड़ा क्वेश्चन आया था और स्टेट बोर्ड में भी ऐसा सवाल था। आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा टॉपिक है। तो अगर आपको सारा टाइप्स लिखने आ गया तो एग्जाम्पल भी आना चाहिए। अब अगर आप एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जाके देखोगे ना बायडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट या सब आगे का, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ध्यान से मुझे देखिएगा आप कि मैं कैसे लिगेंड का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जब आप एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं कैसे डिजाइन कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ऐसे ही करते हैं। सडनली कोई देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आप एकदम ध्यान से एकदम जुड़े रहना और समझते जाना कैसे मैं क्या बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पर लिगेंड का। सपोज कीजिए मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं लिखता हूं CH2 और यहां पर मैं लिखा CH2 और यहां पर एक नाइट्रोजन दिया, यहां पर एक नाइट्रोजन दिया। आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्डिंग बन गई, और यहां पर इसके पास एक लोन पेयर ऐसे है और इसके पास भी एक लोन पेयर ऐसे है। अब इसने अपने इस लोन पेयर को ऐसे डोनेट करना है मेटल को। तो ये देखिए इस तरह से इसने दान किया। तो यहां पर देखिए 2 नाइट्रोजन था दान करने वाला, इसका नाम है इथिलीन डायअमीन। जैसे मैं बना रहा हूं प्रैक्टिस कीजिए अभी के अभी। इथिलीन डायअमीन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में EN भी लिखा जाता है। तो आगे चल के अगर किसी चीज में EN लिखा हुआ मिल जाए तो घबराइएगा मत, समझ जाइएगा वो इथिलीन डायमीन लिखा हुआ है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। चलिए और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, और यहां पर O माइनस और यहां पर O माइनस। आप कहेंगे सर ये आपने इस तरह से क्यों लिखा? ये देखिए मैं एक्चुअली में ये ऐसे लिख रहा हूं COO माइनस, COO माइनस। ये आपका ऑक्सलेट आयन है। तो यहां पर आपका ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे सकता है और ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे सकता है। तो दिस इज योर ऑक्सलेट आयन। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सलेट आयन को, और शॉर्ट फॉर्म में इसे ऑक्स भी लिख सकते हैं। और एक और बता दूं, इसका नॉर्मल फॉर्मूला C2O4 और 2 माइनस भी लिखा होता है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने ब्रैकेट में लिखा था। तो ये भी एक बायडेंटेट लिगेंड है। अब तक 2 एग्जांपल बताया मैंने, इथिलीन डायमीन, ऑक्सलेट आयन। चलिए और बताता हूं, और भी एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं आपके लिए, बहुत सिंपल। कार्बोनेट आयन, आपको याद होगा कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 माइनस, जिसे आप कैसे लिखिएगा
C डबल बॉन्ड O माइनस, सही है ना, H2CO3। अब इसके पास दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पर ऐसे लोन पेयर दे सकता है, और आपको ये अंडरस्टूड है लोन पेयर तो इसके पास होगा ही। तो ये हो गया कार्बोनेट आयन, इसे हम लोग कार्बोनेट आयन लिखेंगे। ये जितना मैं एरो दिखा रहा हूं ये किसके साथ, मेटल के साथ होता है, मतलब ये अपना लोन पेयर मेटल को देगा। तो ये जो एरो दिखा रहा हूं ये समझिए कि मेटल को मिल रहा है, फिलहाल तो इसी तरह बताऊंगा ना, मेटल को मिल रहा है। चलिए चौथा एग्जांपल दिखाता हूं, एक ग्लाइसिनेट एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लिया जाए CH2N, यहां पर तो आपको अच्छे से मालूम है कि ये ऐसे हो जाएगा, और यहां पर साथ में C डबल बॉन्ड O और O माइनस है। अब आप कहिएगा सर ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर दिखाऊं ये लोन पेयर है तो ये एक लोन पेयर इधर देगा और ये भी एक लोन पेयर इधर देगा। इसे आपको समझाता हूं, ग्लाइसिन जो है एक अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन होगा उसमें, एक उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक उसमें अमोनिया ग्रुप होगा, समझिएगा। तो इस तरह से होगा और बाकी सब हाइड्रोजन होगा। तो देखिए ऐसे ये होता है अमाइनो एसिड, इसको मैंने ऐसे भी लिखा, ऐसे भी लिख सकता हूं, और इसके पास ये लोन पेयर नाइट्रोजन दे सकता है और ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है। अब ये दोनों में से आप इस अरेंजमेंट को जो आपको पसंद आए वैसे आप ड्रॉ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइसिनेट, और ये आपका GLY ऐसे करके लिखा रहता है, इसे हम लोग ग्लाइसिनेट बोलते हैं। दिस इज योर GLY ऐसे लिखा रहता है, तो ग्लाइसिनेट ग्लाइ करके लिखा रहेगा। और एग्जांपल्स की मैं बात करूं, थोड़ा सा और एग्जांपल बता दूं, तो मान लीजिए एक और एग्जांपल है आपके लिए, और 2,2 डाइपैरिडाइल, ये भी है। ये सब प्रैक्टिस करना होगा तभी मजा आएगा मेरे दोस्त, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये देखिए 2,2 डाइपैरिडाइल, ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसके पास भी लोन पेयर यहां पर है, तो ये ऐसे करके सेंट्रल मेटल को ये लोग दान कर देंगे। इनका नाम है 2,2 डाइपैरिडाइल, जिसे हम लोग डाइपी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, कि इसे डाइपी भी लिखा सकता है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, चलो यार इतना लिख दिया तो एक और एग्जांपल हो जाए। एक और एग्जांपल है, ये कुछ इस तरह का रहेगा। देखिए जितना मैक्सिमम बता सकता हूं मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, उसके बाद आप इसे ऐसे मिला देते हो, इससे ये हो गया, और फिर यहां पर आप इसे ऐसे मिलाते हो, ये ऐसे हो गया। तो ये आपका लोन पेयर, ये नाइट्रोजन यहां पर लोन पेयर देगा और ये भी नाइट्रोजन यहां पर लोन पेयर देगा, और इसे हम लोग कहते हैं 1,10 फिनेंथ्रोलीन, फिनेंथ्रोलीन, और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखाएगा फैन। तो आपको मैंने ये कुल मिलाकर 6 एग्जाम्पल जो बता दिया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बायोइडेंटेट लिगेंड्स के हैं। अब इसमें आप कितना याद रखते हो ये आपके ऊपर है, पर जो ज्यादा यूज में आता है वो है इथिलीन डायमीन 1, ग्लाइसिनेट 2, ऑक्सलेट 3, कार्बोनेट 4। 4 तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ, यानी कि हम लोग बात करेंगे अब तीसरा टाइप कौन सा है भाई, तो तीसरा है ट्राइडेंटेट लिगेंड। तीसरा है ट्राइडेंटेट लिगेंड, हम लोग अब उसकी बात करेंगे। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि जिस लिगेंड के पास 3 डोनर एटम होगा वो कहलाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो लिखेंगे लिगेंड्स लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर एटम्स। मैं फिर से बोलता हूं, भले ही एक के पास हजारों लोन पेयर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, एक ही लोन पेयर दे सकता है। लिगेंड्स हैविंग 3 डोनर एटम्स आर नोन एज ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, नोन एज ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब ये ट्राइडेंटेट लिगेंड जो है ये क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैंने आपको इथिलीन डायमीन बताया, तो आपने मुझे देखा मैंने कैसे बनाया था, उसी तरह से मैं आपको एग्जांपल अब दिखाता हूं इथिलीन डायमीन के आधार पे कि और क्या हो सकता है। देखिएगा, मान लीजिए, समझिएगा,
मान लिया जाए मैं यहां पर लिखता हूं CH2 मैंने एक इथिलीन लिखा, एक इथिलीन मैं इस साइड भी लिखता हूं CH2 एक मैंने इधर भी लिख दिया, और बीच में मैं एक अमाइन ग्रुप लिखता हूं N, तो इसके पास एक ही रहेगा। और इधर मान लीजिए यहां भी एक नाइट्रोजन ग्रुप अमोनिया लगा दिया और एक यहां भी लगा दिया, देखिएगा। अब ये आपका एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, और बी नीचे तो था ही। अब तीनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है भाई, यहाँ भी लोन पेयर है, तो हम लोग इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये जो मैंने लिखा, दिस इज ट्राइडेंटेट लिगेंड, और इसका नाम क्या है? दो इथिलीन है तो बोलेंगे डाई इथिलीन, और तीन अमाइन है बोलेंगे ट्राई अमाइन, तो इसका नाम हो गया डाई इथिलीन, डाई इथिलीन ट्राई अमाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डाई एन भी लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड। समझ रहे हैं बात को? प्रैक्टिस कीजिएगा, सब याद हो जाएगा, और एग्जाम में अगर पूछा तो एग्जाम्पल जरूर लिखना, नहीं तो बेकार हो जाएगा। आप देख रहे हो मैं कैसे डिजाइन करके बता रहा हूं, आपको समझने में आसानी हो रही होगी। यही चीज अगर डायरेक्टली आप किताबों में देखोगे समझ में नहीं आएगा। अभी आगे देखना और माहौल गर्म होगा। एक और एग्जाम्पल करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैं एक नाइट्रोजन के साथ ही एग्जाम्पल लेता हूं, तो ये हो गया आपका ऐसे, और फिर यहां पर एक नाइट्रोजन, एक ये हो गया, फिर यहां पर ये, यहां पर ऐसे हो गया। अब ये लोन पेयर इसके पास, ये लोन पेयर इसके पास, ये लोन पेयर इसके पास, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये, ऐसे चला गया। और इसे हम लोग कहेंगे टू डैश, टू डबल डैश टर पायरिडीन, टर पायरिडीन, जिसका नाम है टर्पी। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको ट्राइडेंटेट लिगेंड का बता दिया। चलिए चलते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरफ। टेट्राडेंटेट लिगेंड क्या होता है भाई? जाहिर सी बात है, जिसमें कि 4 डोनर एटम जुड़ा होगा। तो चौथा एग्जाम्पल है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड की मैं यहां पर बात करूंगा भाई। टेट्राडेंटेट लिगेंड क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिसके पास 4 डोनर एटम हो। लिगेंड्स हैविंग, लिगेंड्स हैविंग 4 डोनर atoms, ligands having 4 donor atoms are known as, ligands having 4 donor atoms are known as tetradentate, tetradentate ligand। 4 डोनर एटम होगा और उसे हम लोग कहेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि अभी तक हम लोग इथिलीन डायविन से ट्राई इथिलीन डायविन में गए, अब वहीं से आपको मैं टेट्रा या टेट्राडेंटेट लिगेंड के आधार बताता हूं। देखिएगा, मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं CH2, ठीक है। इसके बगल में मैं एक अमोनिया ग्रुप लगाता हूं नाइट्रोजन के फॉर्म में। अब यहां पर मैं एक और CH2 ग्रुप लगाता हूं इथिलीन का, और यहां पे भी मैं एक और CH2 ग्रुप लगाता हूं इथिलीन का, CH2, और उसके बाद यहां पर मैं एक नाइट्रोजन ग्रुप ऐसे लगा देता हूं, देखिए कैसे लग रहा है। और यहां भी मैं ऐसे लगा देता हूं, देखिए कैसे लग रहा है। तो ये जो है, अब देखिए इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन चाहिए। अब सबका लोन पेयर को हाईलाइट कीजिए। नाइट्रोजन का एक लोन पेयर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। अब ये यहाँ से एक लोन पेयर देगा, एक यहाँ से एक लोन पेयर देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। देखिए 4 डोनर हो गए। दिस इज योर टेट्रा। यहाँ पे कितने इथिलीन है? 3 इथिलीन, बोलेंगे ट्राई इथिलीन। और कितना अमोनियम है? 4। तो ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, तो यहां पर लिखेंगे ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, ये हो गया। इसके लिए ट्राई इन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। देख रहे हैं कैसे इथिलीन डायमंड से उठाया, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, ऐसे हुआ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। टेट्राडेंटेट का एक और एग्जांपल लिया जाए। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसके साथ मैंने एक एसीटेट ग्रुप जोड़ दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। एक और मान लीजिए मैंने एसीटेट ग्रुप जोड़ दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस।
और मान लीजिए मैंने एक और एसिटेट ग्रुप जोड़ दिया CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो एक ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, और इसके पास भी एक लोन पेयर पहले से था। तो कुल मिलाकर 4 डोनर एटम यहां मिल गए और इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रिलो नाइट्रिलो एसीटेट। इसे हम लोग कहेंगे नाइट्रिलो एसीटेट। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड के 2 एग्जांपल हो गए। चलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड की तरफ। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बढ़िया से समझाते जा रहा हूं तो आपके लिए अब किसी का स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग नहीं होगा। पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड सबसे खतरनाक स्ट्रक्चर वाला है अगर आप किसी किताब में देखेंगे तो पेंटाडेंटेड लिगेंड की बात करता हूं। पेंटाडेंटेड लिगेंड डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें 5 डोनर एटम हो उसे हम लोग कहेंगे पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो यहां पर लिखिए which have 5 donor atoms are known as pentadentate ligand। आइए इसके एग्जांपल को दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहां पर आप 3 इथीलिन ग्रुप को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए मैं यहां पर एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखिए एक ही एग्जांपल है, एकदम ताबड़तोड़ एग्जांपल है इसका। CH2 और इसके बगल में एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके साथ मान लिया जाए एक एसीटेट ग्रुप में जोड़ता हूं CH2, देखिएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर O माइनस, एक एसीटेट ग्रुप जोड़ा। यहां पर भी मैं एक एसीटेट ग्रुप जोड़ता हूं CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब तक देखिए एक और एसीटेट ग्रुप में जोड़ता हूं यहां पर, ठीक है, एक और एसीटेट ग्रुप। तो यहां पर हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर अमोनिया का नाइट्रोजन का लोन पेयर एक आएगा, यहां पर इसका एक लोन पेयर आएगा, यहां पर इसका लोन पेयर आएगा, यहां पर इसका लोन पेयर आएगा और यहां पर इसका लोन पेयर आएगा, इसका एक हाइड्रोजन रह जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए इसके अलावा क्या बचा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई यहां पर 2 अमाइन ग्रुप है, एक इथिलीन है तो इथिलीन डायमीन, और 3 यहां पर एसीटेट ग्रुप है तो ट्राई एसीटेट। तो नाम क्या हुआ देखिएगा, इसका नाम हो गया इथिलीन डायमीन और ट्राई एसीटेट आयन। ये हो गया पेंटाडेंटेट लिगेंड। एसीटेट ग्रुप देखिए गिनती कीजिए, 3 लगा हुआ और 2 आपका अमोनिया है। मजा आएगा अब हेक्साडेंटेट में। देख रहे हैं कितना बड़ा है, छठा है हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब क्या है ना, मैं ऐसा करता हूं कि हेक्साडेंटेट लिगेंड में आपको अच्छे से पता है कि 6 डोनर एटम होगा, तो मैं डायरेक्टली इसका आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिएगा CH2 नाइट्रोजन यहां लगाया, नाइट्रोजन यहां लगाया। अब देखिए यहां पर एक एसीटेट ग्रुप लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एसीटेट ग्रुप लगा रहा हूं डबल बॉन्ड O और यहां पर O माइनस। एक और एसीटेट ग्रुप लगा रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। यहां पर भी एक एसीटेट ग्रुप लगा रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, और एक और एसिटेट ग्रुप लगा रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब देखिए सबके लोन पेयर को यहां पर, इसका लोन पेयर सेंटर में आया, इसका लोन पेयर सेंटर में आया, इसका लोन पेयर सेंटर में, इसका लोन पेयर सेंटर में, इसका लोन पेयर सेंटर में और इसका लोन पेयर। कोई अगर पहली बार इस स्ट्रक्चर देखेगा बोलेगा बाप रे ये क्या है, लेकिन आप चूंकि स्टार्टिंग से करते आ रहे हो तो आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका नाम क्या है, यहां पर आप ध्यान दीजिए इथिलीन है, डायमीन है और 4 एसीटेट ग्रुप है, तो लिखेंगे इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे EDTA, और ये आपको आगे चल के EDTA बहुत काम देने वाला है। तो इस तरह से मैंने आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड 6 बता दिया। ये था आपका पहला लेक्चर।
अब अगले लेक्चर में भी लिगेंड में 7वां टाइप बचा हुआ है, दैट इज चिलेटिंग लिगेंड्स, वो बताऊंगा क्या होता है, और भी टर्म्स जानेंगे। और उसके बाद जब सारा टर्म जान लीजिएगा तब नोमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे, फिर आइसोमेरिज्म की तरफ जाएंगे। बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए अगर कर सकते हैं तो।